हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम फोगाट और हमने अपने पिछले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लेक्चर में कुछ रिपोर्ट्स को डिस्कस किया था जो हमारी यूनिट 3 का पार्ट बनते हैं। हमारी ट्रू ब्लड रिपोर्ट होगी, हमारी जो कॉर्पोरेट रिपोर्ट है, हमारी जो सीकास स्टैंप रिपोर्ट है, तो वो हमने डिस्कस करी थी। आज के हम अपने लेक्चर में यूनिट 3 का ही अगला टॉपिक जो है आईएएसबी फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो उसके कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को ले डाउन करता है जिससे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईएएसबी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है आज हम डिस्कस करेंगे, तो पढ़ने की कोशिश करते हैं। फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाज इशूड बाय आईएएसबी इन 1989, दैट इज कॉमनली नोन एज इट्स कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो ये रिपोर्ट का नाम था फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आईएएसबी यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है हमारा, उसने इशू किया था 1989 में। ये जो बुक थी, ये रिपोर्ट थी, ये हमारे को जो यूजर्स को थे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर हैं, जो उनके प्रिपेयर करने वाले लोग हैं, उनको गाइड करता था। उनके लिए प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इसके अंदर जो है डिफाइन किए गए थे, जिसके हिसाब से आप अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको जो है बना सकते थे। द फ्रेमवर्क लेज डाउन द कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल दैट डायरेक्ट द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स। इन्होंने कुछ जो पार्टीज हैं उसके लिए कुछ असिस्टेंट्स जो असिस्टिंग जो फीचर्स थे, असिस्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, वो ले डाउन करे थे, जो कि यहाँ पर गिवन है। इट असिस्ट इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डीलिंग विद एरियाज विद नो गाइडलाइन आर इशूड बाय, जहां पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई, जहां पर उनके द्वारा कोई जो है एक हमको मदद नहीं मिली, जहां से हमको कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं मिला, प्रिंसिपल नहीं मिला, तो वैसे एरियाज जो थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वहां पर जो है हमारी ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है हमारी मदद करता था, और जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी को भी निर्धारित करता था। इट हेल्प्स ऑडिटर इन मेकिंग जजमेंट अबाउट स्टेटमेंट्स वेदर दे कन्फर्म टू आईएफआरएस और नॉट। तो ऑडिटर की मदद करता था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। It helps users in interpreting the information providing by the financial statements which are organized in conformity with IFRS। तो फिर से वही बात है कि जो IFRS के हिसाब से बनाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको इंटरप्रेट करने में, उनके जो इन्फॉर्मेशन है उनसे जो है वो कंक्लूड करने में हमारी मदद करता था। It helps those who are concerned with the working of IASB। जो IASB की वर्किंग है, जो उसका एडवाइजरी कमेटी है, जो उसके रिकमेंडेशन बोर्ड है, उस तरह की जो वर्किंग से रिलेटेड जो IASB के कंसर्न पार्टीज हैं उनकी मदद करता था। उसके बाद ये दोबारा से वही जो है ऑब्जेक्टिव्स को रीडिफाइन किया गया है। तो फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूट्स 7 सेक्शंस, सेक्शंस के हिसाब से जो है उनको डिफाइन किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ताकि उससे उसका जो है स्कोप जो है वो डिटरमाइन किया जा सके। उसके बाद अंडरलाइन अजम्पशंस, जो अजम्पशंस हैं, जो हम मानकर चल रहे हैं, प्रैक्टिस जो है लोगों का जो ग्राउंड लेवल पर बातें होती हैं, वो चीज जो है हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होने वाली है। एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आने वाले हैं, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, इस तरह के एप्रोप्रिएशंस अकाउंट्स हो गए, इस तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गई, इस तरह की जो भी एलिमेंट्स बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, डिस्क्लोजर्स हैं, नोट्स टू अकाउंट्स हैं, वो सब चीजें यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है रिकॉग्निशन ऑफ द एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा वो हमें यहाँ बताने की कोशिश की है। मेजरमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं उसका जो है मेजरमेंट कैसे किया जाता है। जो एलिमेंट्स हैं उसमें अंदर आइटम्स होती हैं, आइटम्स में ट्रांजेक्शंस होती हैं, तो उनका जो है मेजरमेंट कैसे होगा। और कंसेप्ट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल है हमारा, उसको जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई थी। उसके बाद इनको जो है डिफाइन किया गया है, जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट कम्युनिकेट द पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड चेंजेस। तो बेसिक जो मीनिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो एक कॉमन मैन के लिए जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है एक कंपनी की, एक कॉर्पोरेशन की, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है मॉनेटरी टर्म्स में जो है वो बताती है, उसकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस जो परफॉर्मेंस है वो बताती है, उसकी ग्रोथ बताती है, वो सारी चीजें जो है वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जरूर बतानी चाहिए, तभी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कहलाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो अपने आप में पूरा होगा। फाइनेंशियल पोजीशन अलोंग विद सप्लीमेंट्री नोट्स एंड शेड्यूल्स टू इट्स वेरियस यूजर्स। अंडरलाइन असम्पशंस अंडर द IASB फ्रेमवर्क, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की गई है, आप इसको जो है इसको ठीक कर लीजिएगा। फ्रेमवर्क, द फंडामेंटल असम्पशंस आर अक्रूवल बेसिस एंड गोइंग कंसर्न दैट वुड असिस्ट इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अक्रूवल बेसिस और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये दो कंसेप्ट जो है हमारे
ये एक अंडरलाइन एजम्पशन है, इसके बिना जो है हमारा अकाउंटेंसी जो है वो अधूरी हो जाती है। और इस आईएएसबी का जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसके अंदर यही एजम्पशंस दो हैं उनके बारे में बताया गया है। अक्रूवल बेसिस को यहाँ बताया गया है, अंडर दिस ट्रांजैक्शन आर एंटर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट एज एंड व्हेन दे अकर रिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड और मेड। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है उसको उसी वक्त जो है आप अपनी बुक्स में जो है रिकॉर्ड कर लेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उससे जो है मॉनेटरी टर्म्स में आपको पैसा आज मिले या कल मिले। तो क्रेडिट डेबिट का जो है कॉन्सेप्ट है वो यहीं से जो है जनरेट हुआ। गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक एंटिटी जो है वो अपने जो ह्यूमन एलिमेंट है उससे सेपरेट है, और वो जो ह्यूमन एलिमेंट्स उसके चेंज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कंपनी जो है अपने आप में वो चलती रहती है, नॉट इंटेंडेड टू शट डाउन इट्स बिजनेस इन नियर फ्यूचर। वो चीज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो उसकी क्वालिटेटिव क्वालिटी से रिलेटेड जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फ्रेमवर्क लिस्ट द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी फिर से वही चीजें हैं, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। तो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन हमारी फाइनेंशियल बुक्स के अंदर, रिलायबल होनी चाहिए, जो चीज जैसी है वैसी ही दिखाई देनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर पिक्चर होनी चाहिए, और वो जो चीजें हैं वो कंपेरेबल होनी चाहिए। उसके बाद जो है हमारे एलिमेंट्स आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं उसके अंदर जो आइटम्स आती हैं वो सारी चीजें यहाँ पर, या बैलेंस शीट हो गई, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो हमारी एसेट्स हो गई, लायबिलिटी हो गई, इक्विटी हो गया, एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू, और तो ये सारी चीजें जो है हमारे मेन हेड्स जो हैं वो चीजें बन जाती हैं। एसेट्स यानी कि जो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारा फ्यूचर में बेनिफिट जो है वो जनरेट करके देंगे। लायबिलिटी वो जो हमको पे करनी होती हैं, जो हमने उधार लिया होता है, जो पैसा हमें किसी ने लेंड किया होता है इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए। इक्विटी जो है, इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट ऑफ द एंटिटी। जो इक्विटी हमारी कैपिटल होती है उसको यहाँ पर बताया गया है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स, जो हम डे टू डे जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो चीज यहाँ पर बताई गई है। रेवेन्यू यानी कि जो एक्सपेंसेस से जनरेट हुई हुई चीजें हैं, जिन जो सेल करके जो हम प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर रेवेन्यू में बन जाती हैं। तो ये सब जो है एलिमेंट्स हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। उसके बाद आता है रिकॉग्निशन, कि इनको रिकॉग्नाइज कैसे करना है। तो वो चीजें हैं, टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स द अबव मेंशन्ड एलिमेंट मस्ट सैटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया दिए हुए हैं, इनके अगर इन दोनों को फॉलो करते हैं तो उनको जो है एलिमेंट्स को हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, यानी बेनिफिट एसोसिएटेड विद दैट अकर इन द फ्यूचर। तो जिस तरह हमारे एसेट्स हैं, जिस तरह हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि हमारे को जो है फ्यूचर में बेनिफिट मिल सके। हमारे एसेट्स से जो है, हमारे कैपिटल एसेट्स जो है उससे हमको जो है एक प्रोडक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, कि हम अपना जैसे बिल्डिंग है फॉर एग्जाम्पल, या कंप्यूटर है, किसी भी तरह का एसेट्स है छोटे से लेके बड़े लेवल तक का, वो सारी चीजें जो है हमको एक फ्यूचर बेनिफिट रीप करके देती हैं। और सिमिलरली हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इसीलिए किए जाते हैं ताकि जो है हमको रेवेन्यू जनरेट हो सके। कॉस्ट और वैल्यू ऑफ एन आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और जो उसकी कॉस्ट है जो भी हम कर रहे हैं, जैसे एसेट मान लो मैंने खरीदा है, तो उसकी जो कॉस्ट है बुक्स में एंटर करने के लिए, वो रिलायबली जो मैं प्रोड्यूस कर सकूं। तो अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज है जो मैंने इनकर करी है, मान लीजिए कोई ऐसा एक्सपेंस है जो मैंने इनकर करा है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, तो वो चीज जो है हमारे एलिमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मेजरमेंट इनका कैसे किया जाएगा, तो वो बताया है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि जिस कॉस्ट पर आपने उसको जो है खरीदा है, या जिस कॉस्ट पर आपको जो है फर्स्ट अवेलेबल किया गई थी वो चीज। करंट कॉस्ट यानी कि जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू चल रही है उसकी वो चीजें। उसके बाद रियलाइजेबल कॉस्ट, यानी कि अगर आप उसको आज बेचना चाहें किसी भी चीज को, तो उससे कितना आपको जो है रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, वो रियलाइजेबल कॉस्ट बन जाती है। और फिर आती है आपकी रिजल्ट कॉस्ट। द फ्रेमवर्क स्टेट्स दैट मोस्ट कॉमन बेसिस ऑफ मेजरमेंट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, आप कोई भी एसेट खरीदते हैं तो जिस कॉस्ट पर आपने उसको खरीदा है, आप उसी कॉस्ट पर उसको अपनी बुक्स में जो है एंटर करते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं, और जो एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस के उस तरह के जो भी है उसी के अंदर जो है ऐड माइनस करते रहते हैं, विच इज अडॉप्टेड बाय एंटिटीज इन प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद आते हैं कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस। जो कैपिटल इन्वेस्टेड है हमारी, या कैपिटल जो हमने बोरो की है हमारी कंपनी को रन करने के लिए, उस चीज के बारे में जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। फ्रेमवर्क डिस्कसेस टू कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल। तो दो कॉन्सेप्ट हैं कैपिटल को यहाँ पर डिस्कस करने के। तो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल इज इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट एंड इज नोन एज नेट एसेट और इक्विटी। तो नेट एसेट और इक्विटी जो है हमारा पहला फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है कैपिटल का, तो वो चीज यहां पर बताई गई है। और दूसरा है फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल, जो कंसर्न है ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी से, तो वो चीज। Financial capital maintenance is a process where profit is earned when value of net asset at the end of the period is higher than the value at the beginning of period। जो हमारे तो फाइनेंशियल कैपिटल के हिसाब से जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसके हिसाब से कहने का मतलब है जो नेट एसेट्स के ऊपर हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है
जो प्रॉफिट कह रहा हूं मैं, सॉरी, नेट एसेट्स की जो क्लोजिंग वैल्यू है, यानी कि जो ईयर एंड पर जो वैल्यू है वो हमारी ओपनिंग वैल्यू से ज्यादा है। तो अगर वो ज्यादा है तो हमें जो है हमारा जो है प्रॉफिट जो है वहां से डिटरमाइन किया जाएगा, और अगर कम है तो वहां से लॉस डिटरमाइन किया जाएगा। और सिमिलरली ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं बात करूं अंडर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, तो प्रॉफिट इज अर्न्ड इफ फिजिकल कैपेसिटी एट द एंड ऑफ पीरियड इज हायर देन द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। तो फिजिकल कैपेसिटी जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन कैपेसिटी की या किसी भी तरह की, मान लीजिए एक साल के अंदर अंदर जो है बिजनेस ने ग्रोथ की है अपनी किसी भी तरह की, तो वो एक्सपेंशन जो है अगर मैं उसको जो है अपना फैक्टर इन करूं तो वो चीजें जो है, मान लीजिए ईयर के बिगिनिंग में हमारे पास एक फैक्ट्री थी, लेकिन ईयर के एंड में हमारे पास अब 2 या 3 या 4 जितनी भी है जो है फैक्ट्रीज हैं, तो उस तरह जो है हमारी ये फिजिकल कैपिटल का जो है एक आइडिया मिल जाता है। वो चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसी को अगर हम बात करें फाइनेंशियली तो बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए मैं एक फैक्ट्री की जगह 4 फैक्ट्री सेटअप करता हूं तो मेरी जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो जो मेरी सेल्स है वो भी ऊपर चली जाएंगी। तो जो यहाँ पर एक फाइनेंशियल टर्म्स में बात की जाए तो वो चीज। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएएसबी। इन 2010 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर जनरल पर्पस वाज रीविजिटेड बाय आईएएसबी। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए जो जनरल पर्पस के लिए है उसको जो है आईएएसबी ने एक बार रिवाइज किया था, रिविजिट करने की कोशिश की थी, ताकि उसका जो स्कोप है वो बढ़ाया जा सके। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी दैट इज यूजफुल टू एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, लेंडर्स एंड अदर क्रेडिटर्स इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द एंटिटी। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी दैट इज यूजफुल टू एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। वही वाला कॉन्सेप्ट जो मैं कहूँ शेयर होल्डर से स्टेक होल्डर पर जाने वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर एक तरह से फैक्टर इन किया गया था कि भाई पहले जो है हम सिर्फ अपने इंटरनल यूजर्स को मद्देनजर रखकर अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन अब जो है जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी फ्यूचर में आने वाले जो इंटरेस्ट होल्डर्स हैं, जो फ्यूचर में हमारे जो है इंटरेस्टेड पार्टीज बन सकती हैं, उनको भी हम ध्यान में रख के अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है बनाएंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर बताया गया है फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि जो अब नए ऑब्जेक्टिव हैं 2010 के बाद के वो ये फर्निशिंग पर्टिकुलर वैल्यूएबल इन मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी, फर्निशिंग पर्टिकुलर वैल्यूएबल इन डिटरमाइनिंग कैश फ्लो पोटेंशियल ऑफ द एंटिटी, तो कैश फ्लो जो है वो बताया है, इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट एक्टिविटी जो है वो बताई गई है, furnishing particular concerning the enterprise resources change in position of resources and claims against those resources। तो changes in resources जो है हमारा कैश में कितना चेंज आया है। अगर मैं फिजिकल रिसोर्स की बात करूं तो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो कितनी अगर बड़ी हैं, 1 से 2 ही हैं या 2 से 1 हुई हैं, इस तरह की जो चीजें हैं हमें यहाँ पर फर्निश करनी पड़ती हैं। सप्लाई इंफॉर्मेशन दैट रिवील्स द एंटिटी अर्निंग्स एंड परफॉर्मेंस, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो हमारी कॉर्पोरेशन की जो अर्निंग कैपेसिटी है, ये जो परफॉर्मेंस है कि हमने कितना कमाया, कितना खर्च किया, वो चीजें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेंगी। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लिक्विडिटी, सोल्वेंसी एंड फंड्स फ्लो, यानी कि हमारा जो लिक्विडिटी है, यानी कि हमारे पास कितना इमीडिएट कैश जो है वो अवेलेबल है, ताकि हमको अगर किसी तरह की नेसेसिटी आए या हमारे जो डे टू डे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं उस तरह की चीजें जो है हम कितनी अच्छी तरह मीट कर पा रहे हैं, वो चीजें। यहाँ पर फंड फ्लो की बात हुई है कि जो फंड्स हैं हमारे वो किस तरह से फ्लो कर रहे हैं। प्रोवाइड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन सच एज मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन, तो मैनेजमेंट का क्या विचार है अपनी बुक्स को लेकर, वो चीज भी मेंशन करनी पड़ती है। इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट स्टूवर्डशिप, तो ये चीज जो है हम इवैल्यूएट करेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से अपना काम फंक्शन जो है अच्छे से निभा रही है या नहीं निभा रही, तो उस तरह की वैल्यूएशन जो है इसके अंदर देनी पड़ेगी। उसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है FASB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। हमने अभी IASB का जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्कस किया है। अब हम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस जो है वो ये करके जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है उसके अंदर जो अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था। तो ये है हमारा FASB 1978 में ये किया था। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है इसके माध्यम से हमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया गया था। तो FASB ने जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को जो है कॉन्सेप्ट को इस तरह से आइडेंटिफाई या डिटरमाइन किया था, डिस्क्राइब जो है वो किया था। टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद करंट एंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन सिंपल लैंग्वेज सो दैट दे आर एबल टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। To impart particulars related to cash management to various stakeholders such as investors, current and potential, यानी कि आने वाले जो हैं वो creditors, bankers, etc. so that they may plan their respective courses of actions by taking into consideration the volume and timing of cash received from। तो ये जो है इन चीजों को मद्देनजर रखकर इस तरह की जो है हम जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारे लेंडर्स हैं या जो हमारे फ्यूचर इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है एक अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग जो है वो की जा सकती है। अगर हम ये चीज बताएंगे कि जो हमारी कैश रिसिप्ट जो सेल्स से हमारे को जो कैश मिल रहा है या जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सेल करने के बाद कितने टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हो रहा है। मान लीजिए मैंने कोई जो मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए की मान लीजिए मैंने कोई सेल की है, वो मैंने मार्च में करी है और ये सारी सेल मान लीजिए क्रेडिट बेसिस पे हुई हैं,
तो इससे जनरेट जो हो रहा है वो कैश, वो मुझे कितने टाइम फ्रेम में हो रहा है। मान लीजिए 3 महीने में हो रहा है, तो इसका मतलब जो मेरा लिक्विडिटी फ्लो है, फंड फ्लो है, वो अच्छा है। उससे कम में हो रहा है तो और भी अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा में हो रहा है तो जो है वो चीजें जो है वहां पर थोड़ी डाउटफुल हो जाती हैं। मान लीजिए मुझे कोई पैसा है जो मुझे मिलना चाहिए था, अगले दिन वो मिल रहा है 1 हफ्ते बाद, तो इस तरह की सिचुएशंस जो है वो मेंशन करनी पड़ती हैं। उससे जो एक इमेज है वो बेहतर बनाई जा सकती है। और कितना रिसीव हो रहा है, मान लीजिए 3 महीने में रिसीव हो रहा है तो पूरा 1 लाख हो रहा है। अगर मान लीजिए 6 महीने में हो रहा है, एक तो लेट हो रहा है और वो भी पूरा नहीं हो रहा, सिर्फ 70,000 रुपए ही है वही मिल पा रहे हैं, तो इस तरह की चीजें जो हमें मेंशन करनी पड़ेंगी। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जो हमारे फिजिकल एसेट्स हैं, जो हमारे मॉनेटरी एसेट्स हैं, उनकी जो है लोकेशन किस तरह की जा रही है, उनकी जो यूज है, मैनेजमेंट है, वो किस तरह से की जा रही है। प्रेजेंट स्टेटस, फिलहाल क्या जो उनका स्टेटस है वो क्या है, और फ्यूचर में आने वाले जो एस्टिमेट्स हैं वो कि फ्यूचर से आने वाले, फ्यूचर में हमें उनसे क्या फायदा हो सकता है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंसर्निंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग द पीरियड, तो ये चीज। उसके बाद टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट्स द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोजीशन, तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस जो हैं हमें वो मेंशन करनी पड़ेंगी, जिससे हमारी जो लिक्विडिटी है, जो कैश का हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, और जो सोल्वेंसी पोजीशन है कि कहीं हमने कोई इस तरह का भारी लोन तो नहीं ले रखा जो हम फ्यूचर में पे ही ना कर पाए, तो उस तरह की जो चीजें हैं वो मेंशन करनी है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन हाउ द मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स स्टूवर्डशिप, तो स्टूवर्डशिप का मतलब होता है कि एक तरह से जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ, देखिए एक कंपनी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इसको मैनेज किया जाता है हमारी मैनेजमेंट के द्वारा। तो मैनेजमेंट की जो एक अंडरलाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जो लिटरल टर्म्स में जो है वो स्टूवर्डशिप कहा जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट ओनर फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज असाइंड बाय द एंटरप्राइज, तो मैनेजमेंट को जो है वो जिस तरह के फाइनेंशियल जो पैसा प्रोवाइड किया गया है, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, वर्क फोर्स प्रोवाइड की है, उसको वो कितनी अच्छी तरह जो है मैनेज कर पा रहे हैं, वो चीज इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट असिस्ट द मैनेजमेंट इन मेकिंग डिसीजन, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मैनेजमेंट को भी प्रोवाइड करनी है, ताकि वो फ्यूचर रिलेटेड जो है डिसीजन जैसे फोरकास्टिंग, बजट फॉर्मिंग, इस तरह की जो है वो चीजें कर पाए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूड प्रेडिक्टेबिलिटी इट्स एलिमेंट एंड हाईलाइटेड द यूज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट यूजर एंड नॉट स्पेसिफिकली फोकस ऑन क्रेडिट, तो वही बात है शेयर होल्डर से स्टेक होल्डर वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पर आ गई हैं कि स्पेसिफिक जो क्लास ऑफ यूजर्स हैं उसके लिए हम रिपोर्ट नहीं बना रहे, हम एकदम इंडिपेंडेंट जो है अपनी रिपोर्ट बनाएंगे कि भाई कोई भी उसको जो है पढ़ के जो है अंडरस्टैंड कर पाए और वो रिलायबल हो। अब यहाँ पर जो है हाईलाइट्स हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस जो है FASB के कॉन्सेप्ट नंबर 1 के, वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो मेन पर्पस जो है वो है पर्टिकुलर्स ऐसे सप्लाई करने जो वैल्यूएबल हो डिसीजन मेकिंग के अंदर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर सब्जेक्ट टू चेंज ड्यू टू इकोनॉमिक, बिल्कुल सही बात है। ऐसी जो है हमारी जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, और जो लोगों का नजरिया है, उस तरह से जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव जो है वो ऊपर नीचे किए जा सकते हैं। मान लीजिए हमारी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाती है जिसके अकॉर्डिंगली हमको जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को है वो, मान लीजिए कोई टैक्सेशन पॉलिसी आ गई, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड पॉलिसी आ गई, या कोई ट्रेड रिलेटेड पॉलिसी आ गई, तो उससे रिलेटेड जो है हमको अपनी जो बुक्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, उनको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल चेंजेस। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल जो है ऊपर नीचे हैं, जैसे कुछ पार्टीज हैं उनके कुछ बिजनेस रिलेटेड जो है एजेंडाज होते हैं, कुछ पार्टीज के जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड एजेंडाज होते हैं, तो उस जो है चीजों में यहाँ पर चेंजेस करने पड़ते हैं। लीगल जो है वो आ जाती हैं चीजें, जैसे मान लीजिए जो हमारा लीगल एनवायरनमेंट है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनकी जो है जजमेंट जो है किसी केस को लेकर, वो चीजें जो है इंपैक्ट करती हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। उसके बाद हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है, यानी कि जो डेमोग्राफिक है, लोगों का जो है नजरिया कंपनी को लेकर, वो चीजें भी जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को लेकर लोगों का फीडबैक अच्छा है, तो वो जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के थ्रू जो है अचीव किया जा सकता है। अगर आपकी रिपोर्ट्स अच्छी है तो लोगों का जो एक परस्पेक्शन है, आपका जो परसेप्शन है, जो आपका गुडविल है, वो जो है इंप्रूव किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर एग्जैजरेटेड बाय द एट्रीब्यूट्स एंड लिमिटेशन ऑफ द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन रिपोर्टिंग, तो जो ऑब्जेक्टिव हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, वो इसलिए भी जो है ज्यादा मेंशन किए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर आज भी लेकर जो है इतने टाइम से जो है हम देखेंगे आप 1978 से यहाँ पर जो है डिस्कशन चल रही है, लेकिन बावजूद इसके आज भी जो है कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। तो उसको जो है कंटिन्यूसली जो है रिमाइंड कराना पड़ता है लोगों को, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स मार्केट में जो है फाइनेंशियल मार्केट में ला के कि भाई देखिए ये जो है हम ये इस तरह की रिपोर्टिंग है, आप इस तरह के कर रहे हैं, तो प्लीज वेरिएशंस मत रखिए। फिर इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू बिजनेस एंटरप्राइज, इन्फॉर्मेशन इज एन आउटकम ऑफ अप्रोक्सीमेशन, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें वहां पे रिपोर्ट करनी पड़ेंगी। ऑब्जेक्टिव आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर जनरल पर्पस, तो वही बात है, हमें जो है अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट इस तरह से बनाने पड़ेंगे कि वो एक्सटर्नली यूज हो सके, बजाय कि सिर्फ इंटरनली यूज होने के।
तो वो चीजें हैं, मतलब जर्नल पर्पस होना चाहिए कि कोई भी जर्नल व्यक्ति जो है बाहर जो बैठा है, जिसको आपकी कंपनी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो क्या करती है क्या नहीं है, वो भी जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़कर अच्छे से आइडिया लगा ले और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इकोनॉमिक डिसीजन वो ले सके। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। तो ये सारी जो है डिटेल में आपको बताई गई है। जैसे अपना क्रेडिटर और इन्वेस्टर को है जो ब्रॉडर सेंस में लेने की बात कही है। हम बात करते थे पहले कि जो हमारे प्रेजेंट क्रेडिटर्स हैं और जो हमारे प्रेजेंट इन्वेस्टर्स हैं सिर्फ उनकी, लेकिन अब बात करते हैं जो भविष्य में आने वाले जो पोटेंशियल क्रेडिटर्स हैं और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी। तो वो चीजें अब यहाँ पर ऐड की गई हैं। उसके बाद देखिए फ्यूचर परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात की गई है। मेन फोकस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है अर्निंग के बारे में, क्योंकि अर्निंग नहीं दिखाएंगे तो फिर जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट है उनका जो है फायदा ही क्या है। अप्रूवल अकाउंटिंग बेसिस जो है वो फॉलो करना है। यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन हाउ मैनेजमेंट फुलफिल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जितनी अच्छी आपकी बुक्स होंगी वो इनडायरेक्टली ये भी सिग्निफाई करती हैं कि मैनेजमेंट जो है आपकी उतनी ही अच्छी है। Financial accounting is designed in such a way that provide useful information to those who wish to estimate the enterprise's value rather than, तो वैल्यू जो है वो आपकी जो है डिटरमाइन होगी आपकी बुक्स को जो है मद्देनजर रखते हुए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्निंग एंड एलिमेंट्स, वही बात आ गई फिर से। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज बीइंग मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस अफेयर देन द अदर यूजर्स सच एज इन्वेस्टर, तो वो चीज है। Therefore, it must identify certain circumstances and events, explain their effect on financial position। तो जो सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति हैं जो मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, जो मैनेजमेंट की बॉडीज हैं, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं, उनको अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में बाकी जो बाहर की दुनिया है उससे ज्यादा बेहतर आइडिया जो है वो होता है। तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो जो है अपना आइडिया जो है वो यही आइडिया बाकी जो लोग हैं जो इंटरेस्टेड पार्टी है उन तक भी पहुंचाएं, तो ताकि जो है ट्रू एंड फेयर जो है पिक्चर वो बनाई जा सके और एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन की जा सके कि जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं वही हमने दिखाई हैं। तो इसलिए जितनी इंफॉर्मेशन जो है इंटरनल पार्टीज को है उतनी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल पार्टीज को भी है। कॉर्पोरेट एनुअल रिपोर्ट पे जो अगला टॉपिक आ जाता है कि कॉर्पोरेट एनुअल रिपोर्ट क्या चीज होती है। तो एनुअल रिपोर्ट इज एन एग्जॉस्टिव रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब, एग्जॉस्टिव का मतलब है ये एक फाइनल टाइप की रिपोर्ट होती है, पूरे साल का जो है ब्यौरा आपका कंपनी के बारे में इसके अंदर दिया होता है। इसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं बनती है उस साल से रिलेटेड। मान लीजिए कोई फाइनेंशियल ईयर है 20-21 की बात करूं, तो जो 31 मार्च को जो है जब ईयर क्लोज होता है तो इस दिन तक की यानी 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च जो पूरा साल की जो एक एक्यूमुलेटेड या क्यूमुलेटिव रिपोर्ट है उसको जो है हम कॉर्पोरेट एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। पूरा साल जो है इस रिपोर्ट के अंदर कवर हो जाता है और इस साल के लिए जो है इस साल के बारे में इसके अलावा जो है कोई और रिपोर्ट नहीं आती है। तो ये एग्जॉस्टिव नेचर की होती है, मतलब ये एक फाइनल रिपोर्ट होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसको, डिस्क्राइब द एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी हेल्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। एनुअल रिपोर्ट आर मेंट फॉर कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। तो परफॉर्मेंस जो है कंपनी की क्या रही, एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपकी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सब होती हैं, तो आपकी जो है परफॉर्मेंस जो है वो बताती है और पोजीशन क्या रही हमारी साल के अंदर अंदर वो चीज भी बताती है। तो ये सब है इसके अंदर जो चीजें आती हैं। तो सबसे पहले जर्नल कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले जो चीजें आती हैं वो क्या आती हैं कि कंपनी है, मान लीजिए मैं किसी कंपनी है उसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है एनुअल रिपोर्ट है वो पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले तो यही जो है बताना जरूरी है कि कंपनी है क्या, कहाँ से बनी, क्यों बनी, कंपनी के जो कार्यक्रम है जो है वो क्या है, कार्य प्रणाली है वो क्या है, क्या काम करती है, आगे क्या करेगी, वो चीजें जो है एक प्रोस्पेक्टस टाइप में कहूँ कि भाई कंपनी के बारे में एक ओवरव्यू जो है वो होना जरूरी है। क्योंकि लोगों को अगर कंपनी के बारे में नहीं पता होगा और उसकी बैलेंस शीट देख रहे हैं तो वो चीजें भी अधूरी रह जाती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोफाइल की जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है, उन्होंने क्या क्या किया है, उनकी एक्सपीरियंस क्या है, वो किस फील्ड में जो है एक्सपर्ट स्पेशलाइजेशन है, वो सब चीजें यहाँ पर है। लेटर टू द शेयर होल्डर, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक लेटर होता है उनका मेंशन करने के लिए कि भाई ये लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं, मेजर जो है शेयर होल्डर्स, उनके नाम वगैरह वहां पे दिए होंगे। उसके बाद मैनेजमेंट एंड डिस्कशन एनालिसिस, जो साल के अंदर मैनेजमेंट के अंदर डिस्कशंस हुई, मीटिंग्स हुई, उनके मिनट्स जो है डिटेल्ड एनालिसिस है वो सब यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ऑडिटर्स रिपोर्ट कि भाई ऑडिटर जो है हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, उनके क्या विचार हैं हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। तो ऑडिटर रिपोर्ट भी जो है वो कई तरह की होती है, जैसे क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट्स, इस तरह की जो है डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड रिपोर्ट जो होती है कि उसके अंदर कुछ गलतियां हैं जो ऑडिटर ने जो है अपनी तरफ से वहां पे मेंशन करी है, और वो चीजें अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब जो प्योर रिपोर्ट होती है जिसके अंदर कोई गलती नहीं है और जो ऑडिटर है अपने अनडाउटफुली जो है उस पर साइन कर देता है। और जो डिस्क्लेमर होता है उसमें ये होता है कि भाई ऑडिटर को जो है ऑडिटर जो है प्रॉपरली डिस्क्लेम ही कर देता है कि भाई मुझे जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की गई है, इसलिए मैं इस पर साइन भी नहीं करूंगा, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो उस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो अपना ऑडिटर रिपोर्ट का पार्ट बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिपोर्ट है, मतलब मान लीजिए कोई पेरेंट कंपनी है ए, तो उसकी पहले जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे। उसके बाद जो है अगर कंपनी के जो ए कंपनी है उसके कई सारे डिविजन्स हैं, मान लीजिए बी सी डी,
तो इन सब की कलेक्टिवली जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की जाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन में। उसके बाद नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो नोट्स आते हैं बैलेंस शीट, फाइनेंस, P&L अकाउंट के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद, वो जिसके अंदर जो है डिटेल्ड कैलकुलेशंस प्रोवाइड की जाती हैं, जो जो फिगर्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज की क्या क्या हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की हैं ये फाइनेंशियल अकाउंट जो है प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट की बिजनेस जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे अपना जो है CSR वगैरह चीजें होगी वो इन दोनों में आ जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, ये दो चीज जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की चीज आ जाती है कि हमने सोशली या सोसाइटी के लिए जो है क्या रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद जो आता है हमारा इंपॉर्टेंट चीज वो आती है सेगमेंट रिपोर्टिंग की। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग जो कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 भी था कि जो सेगमेंट्स हैं किसी कंपनी के, उनकी जो है इंडिविजुअल रिपोर्टिंग कैसे करनी है। ऑब्जेक्टिव्स बात करते हैं, दिस स्टैंडर्ड इज फॉर्मुलेटेड, यानी कि जो AS17 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, AS17 formulated with the objective of constructing guideline for financial information reporting about the various types of good produced and about the various types of goods जो है प्रोड्यूस जो है एक कंपनी जो है अलग अलग सेगमेंट्स में जो है ऑपरेट करती है। जैसे मान लीजिए एप्पल की बात करूं मैं, तो उसके आईफोन्स भी आते हैं, उसके मैक बुक भी आती हैं, उसके जो आई मैक भी आते हैं, उस तरह के जो उसके ईयरपोर्ट्स भी आते हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं, तो इनकी अलग अलग जो रिपोर्टिंग है वो कैसे करनी है कि भाई आईफोन पे कितना खर्चा हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या रही, और जो है खर्चे के हिसाब से रेवेन्यूज कितने रहे। सिमिलरली मैकबुक पे क्या खर्चा आया और उस पर रेवेन्यू कितने, आई मैक पे क्या खर्चा आया, रेवेन्यू कितने आए, और इस तरह से जो है अलग अलग सेगमेंट्स जो है उस तरह की रिपोर्टिंग की जाती है। ये बात है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की। अगर मैं बात करूँ और बड़ी कंपनीज जैसे फूड कंपनी, FMCG जो होती हैं, उसके अंदर जो मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस जो चलती रहती हैं, उनके बारे में जो भी है रिपोर्टिंग कैसे करनी है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प यूजर, तो वो चीजें फॉर बेटर डिटर्मिनेशन ऑफ एंटरप्राइज रिस्क एंड रिटर्न्स। फॉर एग्जांपल एप्पल जो है अपना आईफोन्स, मैकबुक्स हैं, ये सब लेके आ रहा है, और कल को वो एक ऐसा प्रोडक्ट ले आए जैसे मोटरसाइकिल ले आए, तो वो एक तो उसके जो है फील्ड से रिलेटेड नहीं है, दूसरी चीज तो रिलेटेड नहीं है तो रिस्क भी है। क्यों? क्योंकि जो एक कंपनी है जो एक जैसे मान लीजिए आईफोन्स हैं, वो एप्पल से बेटर कोई नहीं बना सकता। सैमसंग गैलेक्सी है, वो सैमसंग से बेटर कोई नहीं बना सकता। तो स्पेशलाइजेशन की बात आ जाती है। आप जितना अपने फील्ड से जो है अलग हटके काम करेंगे, उतनी जो है रिस्क जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन रिस्क बढ़ती है तो साथ साथ जो है रिटर्न भी बढ़ जाती है। तो वो चीजें हैं। अगर मान लीजिए एप्पल अपनी कोई कल को एप्पल कार, मैंने अगर सुना था कहीं पे, तो एप्पल कार करके एक कॉन्सेप्ट था जो डिस्कशन का पार्ट बना हुआ था। तो कल को अगर कोई एप्पल कार जो है, इलेक्ट्रिक कार जो है टेस्ला को राइवल करने के लिए बनाई जाती है, तो वो एक रिस्की वेन्यू रहेगा एप्पल के लिए, बट एट द सेम टाइम जो है अगर वो चल जाता है तो रिटर्न्स जो है वो बहुत हाई हो जाएंगी, क्योंकि एप्पल पर लोगों का जो है ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटरप्राइजेस इन्फॉर्मेशन परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस जो है एंटरप्राइजेस की, फॉर एग्जांपल आईफोन से कितना कमाया, मैक से कितना कमाया, आई मैक से कितना कमाया, एयरपोर्ट से कितना कमाया, क्यूमुलेटेड जो है इन सबको मिलाकर जो है एक परफॉर्मेंस का जो है मेरे पास ओवरव्यू सा हो जाता है। फॉर मेकिंग मोर रैशनल जजमेंट रिगार्डिंग एंटरप्राइजेस है कंप्लीट। तो वही बात है, अगर इन सब की जो है परफॉर्मेंस अच्छी है तो मैं मान लूंगा कि मान लीजिए एयरपोर्ट के अलावा वॉच भी आती हैं, चार्जिंग केबल्स भी आती हैं, एसेसरीज चीजें भी आती हैं, वो भी हैं। तो अगर मान लीजिए इनमें से 4 चीजें अच्छी चल रही हैं, तो मैं ये मान लूंगा कि बाकी चीजें भी अच्छी चल रही हैं, और बाकी चीजें अच्छी चल रही हैं, तो ओवरऑल कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफी अच्छी है। तो वो चीजें। उसके बाद इसका स्कोप मेंशन किया है, एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड शुड बी व्हेन प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज आल्सो रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एक कंपनी है, उसके मान लीजिए BCD जो एसोसिएट या जो है सब्सिडियरीज हैं, तो उनका जब इकट्ठा रिपोर्ट बनाया जाएगा ABCD का, तो वो चीजें जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो तब भी जो है सेगमेंट जो है, क्योंकि A का जो है सेगमेंट क्या हो जाएगा, BC और D, तो इस तरह से है। एंड देयर शुड बी कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड बाय रादर देन सेलेक्टिव। तो ये अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉलो कर रही है तो ये 100% जो है फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे, तो आप जो है वो कुछ वाले ही कर रहे हैं। आपको नहीं, आपको सारे ही करने पड़ेंगे। जो आपका रिपोर्टिंग है वो फिर AS17 के 100% इन लाइन ही होना चाहिए। Need of information of segment be presented on account of consolidated financial statement if consolidated financial statement and separate financial statement of the parent are part of single financial जो है रिपोर्ट। तो वो चीज। उसके बाद आती है डेफिनेशंस। यहाँ पर डेफिनेशंस मेंशन की गई है कि बिजनेस सेगमेंट क्या है, इज अ डिसर्निबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग सिंगल प्रोडक्ट और सर्विस। तो वही चीज। ज्योग्राफिकल सेगमेंट, इस तरह से जो है अलग अलग सेगमेंट किए जा सकते हैं कि बिजनेस सेगमेंट क्या क्या है, कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से बेच रही है। उसके बाद ज्योग्राफिकल सेगमेंट कहाँ कहाँ बेच रही है। मान लीजिए कुछ कंपनीज हैं, जैसे मैं कहूँ नेटफ्लिक्स की बात करूँ,
तो वो स्टार्टिंग में सिर्फ यूएस में आया था, और धीरे धीरे करके जो है वो बाकी जो है ज्योग्राफिकल एरिया जैसे इंडिया हो गया, बाकी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर फैल गया। तो ज्योग्राफी मतलब जो लैंड से रिलेटेड है, जो हमारे एरिया से रिलेटेड है, उस तरह के सेगमेंट जो है वो किए जा सकते हैं। कुछ चीज़ें इंडिया में अवेलेबल हैं, कुछ बाहर नहीं है, कुछ स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए बनाई जाती हैं, कुछ बाहर के लिए। जैसे अगर आप सैमसंग की बात करें तो सैमसंग जो है अपनी दो तरह, एक ही मोबाइल के दो वर्जन बनाता है। एक बनाता है स्नैपड्रैगन चिप के साथ जो प्रोसेसर है उसका, और एक बनाता है एक्जीनोस के साथ। तो जो स्नैपड्रैगन वाला है वो सिर्फ यूएसए में बिकता है, और जो एक्जीनोस वाला है वो एशिया मार्केट में बिकता है। तो इस तरह के सेगमेंट जो है वो किए जा सकते हैं। तो सैमसंग जब भी अपने मोबाइल फोन्स की जब अकाउंटिंग रिपोर्टिंग करेगा तो वो दो तरह में करेगा। मान लीजिए उसका कोई फोन है S20 है, तो उसके भी दो सेगमेंट्स हो जाते हैं, एक स्नैपड्रैगन वाला और एक एक्जीनोस वाला, जो एशिया में चल रहा है और जो यूएसए में चल रहा है। तो उस तरह की चीजें। उसके बाद आते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट की, क्या क्या रिपोर्ट करना है हमको और क्या नहीं करना, वो चीज। एंटरप्राइज रेवेन्यू, रेवेन्यू जो है वो किस तरह से आ रहे हैं वो चीजें। उसके बाद सेगमेंट रेवेन्यू क्या होता है कि एक सेगमेंट से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसको सेगमेंट रेवेन्यू, द पोर्शन ऑफ एंटरप्राइज दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अ सेगमेंट। जो एक सेगमेंट जो पर्टिकुलर सेगमेंट से जनरेट हो रहा है वो सेगमेंट रेवेन्यू है। तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। सेगमेंट रेवेन्यू डज नॉट इंक्लूड, तो कुछ चीजें हैं जो है सेगमेंट रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनती, और ये एक्जैक्टली वही चीजें हैं जो किसी दूसरे या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेंशन की गई हैं स्पेसिफिकली। जैसे यहाँ पर AS5 है, क्योंकि वहाँ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं वो AS5 के हिसाब से जो है अकाउंट या रिपोर्ट किए जाते हैं। तो वो चीजें इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम्स, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। सेगमेंट एक्सपेंसेस, जो सेगमेंट के एक्सपेंसेस हैं, जो रेवेन्यूज हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सपेंसेस जो सेगमेंट से हो रहे हैं। उसके बाद सेगमेंट, ये वही चीजें हैं जो ऊपर हैं। जैसे जो सेगमेंट रेवेन्यू है उसके अंदर जो चीजें एक्सेप्शंस में है वो चीज जो है सेगमेंट एक्सपेंसेस में भी एक्सेप्शन में रहेंगी। वहां पर इंटरेस्ट इनकम था, यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो गए। यहाँ पर वहां पर इनकम ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये चीजें जो है यहाँ बन जाती हैं। उसके बाद सेगमेंट एसेट, जो सेगमेंट के पास एसेट्स हैं। सेगमेंट लायबिलिटी, जो सेगमेंट की लायबिलिटीज हैं। सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो है फॉलो हो रही हैं, वो चीजें जो है यहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। उसके बाद इसकी हाईलाइट्स दी गई हैं कि भाई जो चीजें हैं ये आप एक बार से अपनी तरफ से रीड कर लीजिएगा, इसके अंदर कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ये 17 से रिलेटेड जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है 8 से लेकर 16 नंबर का एक पूरा अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन बनाया गया है। तो वो जो सारा है यहीं से आप उसको जो है अपना अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। पहले उसका जो है ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद उसके स्कोप बता देंगे, उसके बाद डेफिनेशंस क्या क्या है उसके अंदर, जो आप अपना 6-7 जो है मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर ऊपरी तौर से, और वो चीजें जो है आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद आता है फॉर्मेट, क्या है सेगमेंट रिपोर्टिंग का, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के हिसाब से अगर आपको सेगमेंट की रिपोर्टिंग करनी है तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा वो यहाँ पर बताया। द प्राइमरी और सेकेंडरी रिपोर्टिंग फॉर्मेट डिपेंड्स ऑन द सोर्सेज ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ऑन द नेचर ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट की रिस्क जो है और रिटर्न की नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर्मेट जो है आपका कैसा दिखेगा। इफ द रिस्क एंड रिटर्न्स आर बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड प्राइमरी फॉर्मेट। अगर क्वालिटी से रिलेटेड है जो रिस्क और रिटर्न है तो वो प्राइमरी फॉर्मेट बन जाता है। और अगर रिस्क एंड रिटर्न आर बेस्ड ऑन जो है ज्योग्राफिकल एरियाज, यानी कि जो रिस्क एंड रिटर्न आपके ज्योग्राफिकल एरिया से रिलेटेड है, कहाँ कहाँ चीजें सप्लाई की जा रही हैं, कहाँ कहाँ चीजें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिक रहे हैं, या जो ज्योग्राफीज हैं, जो लैंड एरिया है, कहाँ कहाँ जो हमने एक्सप्लोर किया है उसके ऊपर बेस्ड है आपके रिस्क और रिटर्न, तो उसको सेकेंडरी फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग का नाम दिया जाएगा। उसके बाद ये चीजें बताई गई हैं, बिजनेस सेगमेंट एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट, वो सारे सेगमेंट जो हैं जो हमने ऊपर ओवरव्यू लिया था उसी को यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट की भाई कौन कौन से सेगमेंट जो है वो रिपोर्ट करने हैं। रेवेन्यू ऑफ सेगमेंट इज इक्वल और मोर देन 10% ऑफ द बाय ऑल सेगमेंट। अगर किसी सेगमेंट है, मान लीजिए कंपनी है ए है या एप्पल ही मान लीजिए, तो मान लीजिए उसके प्रोडक्ट्स हैं जैसे आईफोन हो गया और मैकबुक हो गया और वॉच होगी और उसके बाद जो है आई मैक हो गए, तो इस तरह की चीजें हैं। अगर मान लीजिए इन सेगमेंट्स में जैसे आईफोन की बात करूं तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट का अगर रेवेन्यू ओवरऑल जो है रेवेन्यू का 10% से ज्यादा है तो मुझे ये जो सेगमेंट है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा, इसकी जो है सेगमेंट रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। सिमिलरली ऐसे इसका अगर 10% से ज्यादा है तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली एप्पल के लिए तो इन सबका 10% से ज्यादा है तो हमें वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो P&L है ऑफ एन इंडिविजुअल सेगमेंट इज इक्वल और मोर देन 10%। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वही चीज है, रेवेन्यू जो है वो एक एग्रीगेट की बात हो गई और यहाँ पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी, तो वो भी अगर 10% से ज्यादा है सभी का एग्रीगेट से तो उसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। सेगमेंट हैज वैल्यू ऑफ एसेट, तो अगर एसेट्स उसके पास 10% से ज्यादा है
तो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हमको दी गई हैं। उसके बाद आते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज कि भाई सेगमेंट रिपोर्टिंग की अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है। वाइल प्रिपेयरिंग सेगमेंट रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑल अकाउंटिंग पॉलिसी इन दिस रिगार्ड शुड बी फॉलोड। तो सारी अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे पहले बताया था कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको 100% इंटीग्रिटी के साथ इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो चीजें हैं, अपॉर्चमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी करनी है, लोकेशन का कैसे करना है, वो चीजें हैं तो वो बतानी है। द इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग डिसीजन। डिस्क्लोजर्स क्या क्या देने हैं प्राइमरी सेगमेंट में, रेवेन्यू का, प्रॉफिट एंड लॉस का, एसेट की वैल्यू कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, कॉस्ट जो है एसोसिएट जो है परचेज ऑफ एन एसेट, अगर मान लीजिए साल में कोई एसेट खरीदा है, कोई प्रोडक्शन लाइन खरीदी है तो उसकी जो है कॉस्ट यहाँ पर मेंशन करनी है। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन यानी कि डेप्रिसिएशन जो है वो कितना चार्ज किया है, और अमोर्टाइजेशन मतलब कितनी चीजें राइट ऑफ की हैं जो बिल्कुल निल हो गई थी, तो वो चीजें यहाँ पर। अमाउंट ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस जो नॉन कैश में किए गए एक्सपेंसेस हैं वो चीजें यहाँ पर बतानी है। उसके बाद सेकेंडरी यानी ज्योग्राफिकल, यानी जो ये चीज थी जो क्वालिटी बेस्ड थी और ये चीज जो है ज्योग्राफिकल बेस्ड है, तो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो वही 10% है, वैल्यू ऑफ एसेट जो है 10% है, और कॉस्ट इनकर्ड जो है वो 10% से ज्यादा है, तो वो चीजें हमें रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट क्या क्या करना है, रेवेन्यू, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट और टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड, तो वो चीजें यहाँ पर है। उसके बाद आते हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे। ये टॉपिक हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए जो है इतना ही बहुत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस चीज को है जो है लेक्चर्स को साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं। आपके एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आप अगर इनको 1-2 रीडिंग जरूर देंगे तो ये चीजें आप अच्छे से अटेम्प्ट और प्रेजेंट करके आ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और मैं जो है आपसे विनती करता हूँ कि आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि जो है बाकी बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।